नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप सभी साथियों का प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। अपने जो सब्जेक्ट और जिस विषय की बात कर रहे थे वो हमारे पास में भूगोल चल रही थी। और भूगोल के अंदर हम अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। और उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में कई सारे पॉइंट बनते हैं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के नामकरण का इतिहास। और नामकरण के इतिहास में हमने एक कॉलम बनाया था। उस कॉलम के आधार पर हम पढ़ रहे थे कि राजस्थान के नामकरण का जो इतिहास है वो किस कॉलम के आधार पर और परीक्षा की दृष्टि से कैसे हम उसे पूर्ण करेंगे और कैसे ज्योग्राफी को हम सीखेंगे। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान के जो पौराणिक नाम थे वो हमने पढ़े थे, जिनका उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है, रामायण और वेदों में मिलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख हमने ये भी पढ़ लिया था कि राजस्थान शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो हमें गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त हुआ है। और राजस्थान शब्द का प्राचीन जो उल्लेख है वो हमें बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने पॉइंट पढ़ा था राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में राजस्थान को किस नामों से जाना गया था। तो राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे पास में 2 थे। एक तो मोहनोत नैणसी ख्यात, जो कि मोहनोत नैणसी की थी। 1665 के आधार पर हमने एक शब्द राजस्थान देखा था। एक हमने राजरूपक नामक जो पुस्तक थी वीर भाण की, जो कि 1731 के आधार पर, उसमें भी हमने राजस्थान शब्द देखा था। और हमारी इंपॉर्टेंट लाइन ये थी कि जो राजस्थान शब्द हमारे प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों में है उस शब्द का प्रयोग राजपुताने भूभाग के लिए नहीं किया गया था, वो वहां पे कट हो गया था। इसके बाद हमने जो पढ़ना है आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ब्रिटिश कालीन राजस्थान का नामकरण। ब्रिटिश काल में राजस्थान का जो नामकरण है वो क्या है। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान को कैसे कैसे राजस्थान शब्द की मान्यता मिली थी। तो हम इसमें कितने पॉइंट बना के पढ़े थे, 1 और 2, 3 और 4, और लास्ट पॉइंट होगा 5वां। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या 5 है। और राजस्थान को जानने के लिए 5 शब्द आपके पास बहुत जरूरी होने चाहिए। और राजस्थान में पीरों की संख्या भी 5 ही मिलेगी आपको। आज का हमारा पॉइंट जो है वो यही है, ब्रिटिश कालीन राजस्थान। अब देखो, ब्रिटिश कालीन जो राजस्थान के नामकरण है उसमें हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। ब्रिटिश काल के समय राजस्थान के लिए कौन कौन से व्यक्तित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। फर्स्ट व्यक्तित्व तो हमारे पास में जो है वो कौन सा है, वो है जॉर्ज थॉमस। ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्तित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान शब्द में। इसके अलावा राजस्थान इतिहास नामकरण में सेकंड हमारे पास में जो नाम है वो आप सब जानते हो, कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन आप सब यहां पर अपने प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर यह भी जानते हो कर्नल जेम्स टोड कि हमें किस प्रकार हमारे साथी स्टूडेंटों को परीक्षा से अलग करके हमें सिलेक्शन पाना है। इसका आपको यहीं से पता चलेगा। सीधा कर्नल जेम्स टोड को याद करने से कहीं सिलेक्शन नहीं होगा।
किस प्रकार साथियों को पीछे छोड़ना, वही हमारा सिलेक्शन होगा। इनका अपने से पहले देख लें, इन्होंने एक शब्द दिया था, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, वो है राजपुताना। यहां ध्यान रखना, सब करेंगे, सब जानते हैं कि थॉमस ने राजपुताना शब्द दिया था, लेकिन हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, वही अपने को प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। कर्नल जेम्स टोड के लिए राजस्थान के लिए जो शब्द दिए गए थे वो 3 थे। पहला शब्द ध्यान रखना, वो था रजवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो ध्यान रखना, रायथान शब्द है। ऐसे शब्द आपको बताएं, हमें इससे पहले नहीं मिले थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास में राजस्थान। अब हमारे दिमाग में है कि राजस्थान शब्द हमें कहीं ना कहीं राजस्थान के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथों में उपयोग में लिया गया था, लेकिन वहां राजपुताने भूभाग के लिए प्रयोग में नहीं लिया गया था, जबकि यहां पर ये जो राजस्थान शब्द है ये राजाओं का आवास बताया गया है। अंतर बस इतना है। तो यहां कर्नल जेम्स टोड को पढ़ लिया आपने, यहां जॉर्ज थॉमस को पढ़ लिया, इन्होंने शब्द दिया है राजपुताना, और इन्होंने हमारे पास में कितने शब्द दे दिए, इन्होंने हमें रजवाड़ा, इसके अलावा रायथान, इसके अलावा राजस्थान। राजस्थान पहले आया है, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि उस शब्द का प्रयोग राजपुताना भूभाग के लिए नहीं किया गया, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने जो शब्द दिया है, कौन सा, राजस्थान, वो राजाओं के आवास के लिए बताया गया। इतना जरूर ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फर्स्ट, जिनका नाम है जॉर्ज थॉमस। तो हम जॉर्ज थॉमस की बातें जानते हैं कि क्या है हमारे पास में ए पॉइंट में जॉर्ज थॉमस। यहां ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस। पहला पॉइंट जो हमारे पास में होगा वो यही होगा कि जॉर्ज थॉमस की प्रारंभिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक प्रारंभिक इंट्रोडक्शन, इनका निवास, या फिर ये कहां से आए थे, तो ये निवासी थे बराबर आयरलैंड के। ध्यान रखना, आयरलैंड ये वही है जहां से हमने संविधान में नीति निर्देशक तत्व प्राप्त किए थे, ये वही है आयरलैंड। वहीं से कौन आगे, अब थॉमस। 2 नंबर पॉइंट ध्यान रखना, राजस्थान में इनका प्रवेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इनका प्रवेश, राजस्थान में इनका प्रवेश, राजस्थान में इनके प्रवेश की यदि अपने बात करें तो वो फिर इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इनका प्रवेश, कट क्यों रही, पास में आए कि राजस्थान में इनका प्रवेश किनका, जॉर्ज थॉमस का। तो राजस्थान में इनका प्रवेश से ध्यान रखना, शेखावाटी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इनका प्रवेश शेखावाटी में होता है। और 3 नंबर इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान में इनका भ्रमण क्षेत्र, कहां इन्होंने भ्रमण किया था, तो राजस्थान में इनका भ्रमण क्षेत्र जब भी आपसे पूछे तो इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना कि राजस्थान में इनका भ्रमण क्षेत्र बराबर पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान इनका क्या रहता है, भ्रमण क्षेत्र रहता है। फिर पूछे इनकी मृत्यु का संबंध, या इनकी मृत्यु का जो संबंध है वो राजस्थान में कौन सी रियासत से है, तो ध्यान रखना उसमें इंपॉर्टेंट है बीकानेर रियासत। तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु का संबंध बीकानेर रियासत से है। इसके अलावा उनका प्रवेश द्वार शेखावाटी, कब पूछे तो ध्यान रखना 1758 ईस्वी के अंदर। और पूछे भ्रमण क्षेत्र तो पश्चिमी राजस्थान, जब ये पश्चिमी राजस्थान में आए थे उस समय ध्यान रखना इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में
पश्चिमी राजस्थान में, इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में राजपूती रियासतों के लिए राजपूती रियासतों के लिए कौन सा शब्द दिया था? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। तो इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में राजपूती रियासतों के लिए, राजपूती रियासतें सबसे इंपॉर्टेंट होगी, राजपूती रियासतों के लिए, राजपूती रियासतों के लिए राजपुताना शब्द दिया था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। देखो, राजपूती रियासतों के लिए कहीं ना कहीं यहां राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनका जो मृत्यु का संबंध है वो तो बीकानेर से है, जबकि इनका भ्रमण का जो क्षेत्र है वो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है। इनका प्रवेश पूछे तो शेखावाटी में 1758 ईस्वी को होता है, और ये निवासी पूछे तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये आए थे, ये आयरलैंड से आए थे। अब हम देखेंगे इस राजपुताना शब्द का प्रयोग इन्होंने पश्चिमी राजस्थान में राजपूती रियासतों के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग, राजपुताना शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी, लगभग पेपरों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजपुताना रियासतों के राजपूती रियासतों के लिए थॉमस ने राजपुताना शब्द कब दिया? तो उन्होंने दिया था 1800 में। अब हम पॉइंट पढ़ेंगे कि उस शब्द का, यानी कौन सा शब्द हमारे पास में है, वो है राजपुताना शब्द। और राजपुताना शब्द में हम कई सारी बातें अब फिर पढ़ेंगे। एक तो इसका लिखित प्रमाण, और जो इसका लिखित प्रमाण है राजपुताना शब्द का वो हमें 1805 को प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना। और पुस्तक पूछे लिखित प्रमाण की पुस्तक कि कहां मिला लिखित प्रमाण, तो ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया कि लिखित प्रमाण बराबर इंपॉर्टेंट पुस्तक जिसका नाम है मिलिट्री मेंबायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम की पुस्तक में यहां हमें लिखित प्रमाण मिलता है। अब ये पुस्तक रचयिता कौन है, इस पुस्तक को लिखा किसने, तो इंपॉर्टेंट है पुस्तक के लेखक या पुस्तक के राइटर। तो राइटर फिर इंपॉर्टेंट हो गया, तो राइटर बराबर ध्यान रखना कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे सबसे इंपॉर्टेंट राइटर। क्या इसके राइटर जॉर्ज थॉमस थे? नहीं थे। इसके कौन थे? विलियम फ्रैंकलिन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। विलियम फ्रैंकलिन नाम इंपॉर्टेंट है यहां पर। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 के अंदर मिलिट्री मेंबायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपुताना शब्द का लिखित प्रमाण दिया है। अब आपसे प्रश्न है, इनका प्रकाशन किसने किया था इस पुस्तक का? तो प्रकाशन के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नाम आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने इस पुस्तक का लिखित प्रमाण का क्या कर दिया था? प्रकाशन कर दिया था। तो ये था हमारा सबसे पहला शब्द जिसका नाम है राजपुताना। और जॉर्ज थॉमस की प्रारंभिक इंट्रोडक्शन के बाद हमने प्रमाण देख लिया, हमने पुस्तक का नाम देख लिया, पुस्तक के राइटर देख लिए, और लॉर्ड वेलेजली जो थे उन्होंने इस पुस्तक का क्या कर दिया था? प्रकाशन कर दिया था। अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट है कौन? कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड ने 3 शब्द दिए थे राजस्थान को। कर्नल जेम्स टोड इंपॉर्टेंट हो गए, देखो कर्नल जेम्स और टोड, इधर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इधर फिर हमारे पास में कर्नल जेम्स टोड की इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले शब्द कौन सा दिया? तो ध्यान रखना शब्द दिया एक
कितने शब्द दिए इन्होंने? 3 शब्द राजस्थान को दिए थे, इंपॉर्टेंट है। एक जो शब्द है उसका नाम इंपॉर्टेंट आप जान के आए हो, रजवाड़ा। फिर 2 में जो शब्द है वो कौन सा है? वो है रायथान। फिर 3 में जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो है राजस्थान। यहां ध्यान रखना, विधिवत रूप से प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड करता है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के फादर हैं, इतिहास के जनक हैं, राजस्थान इतिहास के ये पिता है। ध्यान रखना, हमारे पास में रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान शब्द हमारे कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए हैं, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। इन सभी शब्दों का जो अर्थ यहां पर प्रयोग में लिया गया है वो लिया गया है राजाओं का आवास, राजाओं का निवास। यहां ध्यान रखना, राजाओं का आवास या राजाओं के निवास से इस तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब इन तीनों शब्दों का जो हमें उल्लेख मिलता है, उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन तीनों शब्दों के लिए प्रमाण जो है वो कब का है, क्या प्रमाण है? तो इन शब्दों का उल्लेख जो है वो एक पुस्तक, ध्यान रखना, उसका नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के अंदर है। यहां ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे पास में जो 3 शब्द है उनका प्रमाण या उनका लिखित प्रमाण पूछे तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के अंदर इनका उल्लेख दिया है। अब इस पुस्तक का माध्यम क्या था? ये पुस्तक कौन से में लिखी गई थी? तो इसका माध्यम जो था वो था, ध्यान रखना, इंग्लिश। ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी। और पुस्तक कहां लिखी गई थी? तो पुस्तक, ध्यान रखना, पुस्तक लिखी गई थी बराबर में लंदन में। ये इंपॉर्टेंट है, यानी इसका लिखित प्रमाण जो है, उल्लेख जो है वो हमें मिलता है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में, जिसका माध्यम है अंग्रेजी, जो अंग्रेजी में लिखी गई थी, और जो पुस्तक लंदन में लिखी गई थी। अब देखो उसी पुस्तक के आगे विवरण, वो पुस्तक कब लिखी गई थी, कब लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना, उस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? प्रकाशनकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस पुस्तक के पार्ट कितने हैं, और फिर उस पुस्तक का अंग्रेजी नेम क्या है? अंग्रेजी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ध्यान रखना, उस पुस्तक के अंदर वर्णन क्या मिलता है? वर्णन जो मिलता है उसकी बात करेंगे, यानी अन्य वर्णन, राजस्थान नामकरण के अलावा भी वर्णन। तो यहां कब लिखी गई थी? तो ध्यान रखना, 1829 में लिखी गई थी, लंदन के अंदर लिखी गई थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी। और फिर प्रकाशन करता, ध्यान रखना, इसका प्रकाशन जेम्स क्रुक नामक अंग्रेज ने किया था। यहां ध्यान रखना, लंदन के अंदर। और फिर इसके पार्ट कितने हैं? तो इसके 2 पार्ट है, ये 2 पार्टों में लिखी गई थी। पहला पार्ट कब लिखा गया था? 1829। और दूसरा पार्ट, ध्यान रखना, 1832 में लिखा गया था। यहीं से प्रश्न की संभावना बनेगी, मॉडर्न प्रश्नों की संभावना यहां से ज्यादा बनेगी, ध्यान रखना। फिर इसका अंग्रेजी नाम क्या है? अंग्रेजी नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखना। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि द सेंट्रल इन वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया
यही था इस पुस्तक का अंग्रेजी नाम, ध्यान रखना। कौन सी पुस्तक का? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का। कौन सा नाम था? द सेंट्रल इन्वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। अब इसमें वर्णन क्या है? तो वर्णन में लिख दूं मैं, एक नंबर में इंपॉर्टेंट वर्णन क्या है? एक में जो इंपॉर्टेंट वर्णन है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राजपुताना था, राजपुताने का भौगोलिक या भौतिक वर्णन है। भौगोलिक वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहां ध्यान रखना। दो में इसका वर्णन जो है, दो के अंदर इंपॉर्टेंट वर्णन है वंशावलियों का। राजस्थान में, राजस्थान के इतिहास में विभिन्न प्रकार की वंशावलियां पढ़ते हैं, उनका भी वर्णन एनाल्स एंड एंटीक्विटीज पुस्तक में है। और तीसरा ध्यान रखना, मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास, ये भी वर्णन है। क्या इतना ही वर्णन है? नहीं, आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों जो वर्णन है ये पार्ट नंबर फर्स्ट के हैं, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1829 के दिन। उसमें ये तीन वर्णन है, एक तो राजपुताने का भौगोलिक वर्णन, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वंशावलियां, और तीसरा मेवाड़ का इतिहास। अब फिर से देखो कि हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा है। हमने यहां पर यह पढ़ा है कि राजपुताना शब्द का तो हमने देख लिया, उसके बाद हमने यहां से शुरू किया है कि रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान शब्द, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान की एक बात, इसका माध्यम। दो नंबर इंपॉर्टेंट, ये पुस्तक कहां से प्रिंट हुई थी? तो ये लंदन से। तीन नंबर इंपॉर्टेंट, कब? चार नंबर इंपॉर्टेंट, प्रकाशनकर्ता। पांच नंबर इसके पार्ट 2 और 6, अंग्रेजी नाम द सेंट्रल इन्वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और सातवां हम पढ़ रहे हैं वर्णन, और वर्णन में हमने 1829 के अंदर जो प्रकाशित हुई थी उसका वर्णन देख लिया। अब आप देखिए 1832 में जो वर्णन था वो क्या वर्णन था, देखें। यानी 1832 वाला वर्णन, पुस्तक के अंदर 1832 वाला जो वर्णन है वो सबसे इंपॉर्टेंट। फिर ध्यान रखना, एक तो इसमें आपको मिलेगा मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, कर्नल जेम्स टोड वाली जो पुस्तक है। यानी 1832, यहां देखो आप दोबारा, 1832 के अंदर जो प्रकाशन आया था उसमें एक मारवाड़ का इतिहास, और इसके अलावा यदि हमसे पूछे तो ध्यान रखना जैसलमेर का इतिहास। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ का इतिहास दिया और बाद में जैसलमेर, मारवाड़ और इसके अलावा जालोर, और इसके अलावा हमारे पास में अजमेर, इनका इतिहास बाद में क्यों दिया इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास में कुछ व्यवस्थाओं का वर्णन भी इस पुस्तक में है। जैसे व्यवस्था जो है वो कौन कौन सी है, एक में इंपॉर्टेंट व्यवस्था का वर्णन है इस पुस्तक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सामंतवादी। सामंतवादी व्यवस्था का वर्णन है इसमें। और दो में ध्यान रखना जमींदारी व्यवस्था का वर्णन है। और तीसरी व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, वो है जागीरदारी व्यवस्था। तो यहां ध्यान रखना तीनों पॉइंट, सामंतवादी, जमींदारी और जागीरदारी, तीन तो व्यवस्था का इंपॉर्टेंट वर्णन है। और सेकंड पार्ट में 1, 2, 3, 4, चारों का वर्णन है, देख लो। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा तीन वर्णन इंपॉर्टेंट है, एक तो राजपुताने का भौगोलिक वर्णन, फिर वंशावलियां, फिर मेवाड़ का इतिहास। अब आगे देखिए, ये तो होगी हमारी फर्स्ट पुस्तक इनकी, और इनकी सेकंड पुस्तक फिर इंपॉर्टेंट है, यानी कर्नल जेम्स टोड की
दूसरी जो पुस्तक है वो देखिए कौन सी है। अब दूसरी पुस्तक जो थी वो यहां ध्यान रखना, उसका नाम ध्यान रखना, पश्चिमी भारत की यात्रा। सेकंड इनकी पुस्तक जो है वो है पश्चिमी भारत की यात्रा। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट हो गई। देखो, पश्चिमी भारत की यात्रा नामक पुस्तक इंपॉर्टेंट हो गई। इस पुस्तक में यदि अपने पास में पूछे कि ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो प्रकाशन बराबर ध्यान रखना 1839 को हुआ था। यानी इस पुस्तक का प्रकाशन जो है टोड की मृत्यु के बाद हुआ था। टोड की मृत्यु के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हो गई थी, वो चर्चा अपने करेंगे। अभी सिर्फ पुस्तकों की बात पढ़ रहे हैं कि पहली पुस्तक 1829, दूसरी पुस्तक 1839, 10 सालों का गैप आ रहा है, और कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद दूसरी पुस्तक प्रकाशन में आ रही है। देखो, इसका प्रकाशन करता इंपॉर्टेंट हो गए। अब जो प्रकाशन करता है वो ध्यान रखना, इनकी पत्नी, और इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखना, जिन्होंने इनकी सेकंड पुस्तक का प्रकाशन किया था उसका नाम है जूलिया कल्टरबक। जूलिया कल्टरबक नाम से जो इनकी वाइफ थी, उनके द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया था। फिर इस पुस्तक में क्या क्या वर्णन मिलते हैं, ये वर्णन इंपॉर्टेंट हो गए यहां। तो पहली तो ध्यान रखना, राजपूती परंपरा का वर्णन है। कौन सी? राजपूती जो परंपरा थी उस परंपरा का वर्णन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट है, अंधविश्वासों का वर्णन है इसमें। अंधविश्वासों का वर्णन है। ये पहले पार्ट में नहीं है, पहली पुस्तक में भी नहीं है, ये सेकंड पुस्तक में है, राजपूती परंपरा, अंधविश्वासों। इसके अलावा 3 नंबर में ध्यान रखना, आदिवासियों का जीवन, आदिवासियों का जीवन, उस जीवन के बारे में भी इसी में है। और इसके अलावा 4th नंबर, मूर्तियों का वर्णन भी इसमें किया गया है कि भारत के लोग मूर्तियों के अंधविश्वास में, आदिवासियों का जीवन बाहुल्य है यहां पर, और राजपूती परंपरा जो हमारी सबसे सर्वमान्य परंपरा रही है उसका भी वर्णन है। अब लास्ट पॉइंट, इस पुस्तक का जो अंग्रेजी नाम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी नाम इस पुस्तक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम की पुस्तक, जिसे पश्चिमी भारत का यात्रा कहा गया, जो 1839 को प्रकाशित हुई थी, टोड की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। प्रकाशनकर्ता इनकी वाइफ थी, और इनमें देखो 4 बड़ी परंपराओं के बारे में, राजस्थान के परंपरा के बारे में बताया गया है। अब हमारे पास में पॉइंट है, वो कौन सा है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का एक पॉइंट अच्छा है, ध्यान रखना। यहां पॉइंट है कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब इस पुस्तक के बारे में आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आप ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पुस्तक माध्यम में क्या थी। इस पुस्तक का माध्यम जो था वो माध्यम था, ध्यान रखना, अंग्रेजी। इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने इस अंग्रेजी माध्यम को हिंदी माध्यम, यानी इस पुस्तक का क्या कर दिया था? अनुवाद। और वो अनुवाद की भाषा कौन सी थी? वो थी हिंदी। और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 2 व्यक्तियों की बड़ी भूमिका रही थी। पहला 1907 से लेकर 1909 तक अनुवाद हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
वैसे ही 9 राशि कर्नल जेम्स टोड में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान प्रकाशित हुई थी पहले पार्ट में, और 1839 टोड की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ जूलिया कल्टरबक ने सेकंड पुस्तक निकाली थी, पश्चिमी भारत की यात्रा। और यहां 1919 में क्या हो रहा है, यहां 1919 के अंदर ध्यान रखना, इस पुस्तक का पहली बार अनुवाद हुआ था, यहां हुआ था प्रथम बार अनुवाद, ये ध्यान रखना। और यहां जो प्रथम बार अनुवाद किया गया था वो बलदेव प्रसाद द्वारा किया गया था, और ये बलदेव प्रसाद ध्यान रखना मिस्र था। बलदेव प्रसाद मिस्र ने इस पुस्तक का ध्यान रखना क्या कर दिया था, प्रथम बार अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट है किस व्यक्ति ने किया था, बलदेव प्रसाद। कब किया था, 1907 से 1909। और यदि महत्वपूर्ण अनुवाद हुआ है, महत्वपूर्ण या सर्वसिद्ध अनुवाद जो किया गया है, वो सर्वसिद्ध अनुवाद किया गया है किसके द्वारा, तो वो आप जानते हो, जी.एच. ओझा, जी.एच. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, या फिर जी.एच. ओझा जी इंपॉर्टेंट हो गए। इन पुस्तक का जी.एच. ओझा ने महत्वपूर्ण या सर्वसिद्ध हिंदी अनुवाद किया, इसीलिए जी.एच. ओझा का उपनाम जरूर ध्यान रखना, राजस्थान का विश्लेषक। राजस्थान का विश्लेषक यदि किसी को कहा गया है तो जी.एच. ओझा को कहा गया है। जी.एच. ओझा का जन्म यदि आपसे पूछे तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जो जन्म है वो ध्यान रखना, इनका जन्म रोहिड़ा गांव में हुआ था, और जो रोहिड़ा गांव है वो सिरोही में स्थित है। यहां ध्यान रखना, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कहां हुआ है, रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर इनका जन्म हुआ है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा या फिर सर्वसिद्ध इसका अनुवाद करता है, और यहां फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या हो गए बताओ, इंपॉर्टेंट हो गए। रोहिड़े का पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प भी है, और रोहिड़ा गांव सिरोही में जी.एच. ओझा का क्या होता है, जन्म होता है, और ये राजस्थान के विश्लेषक है। और सबसे पहले बलदेव ने ध्यान रखना क्या कर दिया था, अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था, कौन सी पुस्तक का, तो ध्यान रखना एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व तो, जिस प्रकार हमने थॉमस का वर्णन किया था ना, उसी प्रकार हर टीचर छोड़ देता है, हम यहां पर करेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कर्नल जेम्स टोड ने प्रथम बार जो प्रकाशन किया है वो मेवाड़ या मेवाड़ के आसपास ही वो क्यों रहा है, 1829 वाले पहले पार्ट में, तो वही ध्यान रखेंगे। एक नंबर पॉइंट ध्यान रखना, ये निवासी थे, ये इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर पॉइंट ध्यान रखना कि 2 नंबर पॉइंट इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट राजस्थान में, तीसरा पॉइंट अपने भारत का देख लें, तो तीसरा पॉइंट भारत में सर्वप्रथम प्रवेश बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम प्रवेश के अलावा यदि पूछे चौथा, तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5 नंबर ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश है इनका, तो ये राजस्थान में सबसे पहले कहां आए थे, वो अपने इसी लाइन में पढ़ लेंगे। उसके बाद है कि राजस्थान में इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यदि अपने 6 नंबर पॉइंट देखें तो ध्यान रखना कि राजस्थान में इन्हें कौन सा पद मिला था, ये पद भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक कर हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले ये निवासी थे इंग्लैंड के, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जन्म, इनका जन्म ध्यान रखना 1782 के अंदर कहां हुआ था, इंग्लैंड में।
यहां आपको पता चल गया 1758 के अंदर जॉर्ज थॉमस राजस्थान शेखावाटी में प्रवेश कर चुका था और 1782 में इनका जन्म हुआ था। भारत में सर्वप्रथम प्रवेश तो ध्यान रखना 1798 और 99 में कहा हुआ था, सबसे पहले तो बंगाल में हुआ था, इस बात पर ध्यान देना। फिर राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश इसका कब हुआ था, तो राजस्थान में ध्यान रखना इनका प्रवेश हुआ था 1806 के अंदर। वो भी कहां, वो हुआ था मांडलगढ़, और मांडलगढ़ हमारा पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। फिर राजस्थान में इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी, उपाधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मिली थी ध्यान रखना 1813 के अंदर इंपॉर्टेंट उपाधि कर्नल की उपाधि मिल गई थी 13 में। और फिर इन्हें राजस्थान में कौन सा पद मिला, तो ध्यान रखना 1817 के अंदर इन्हें पद मिला था पीए का, यानी पॉलिटिकल एजेंट, प्रशासनिक अधिकारी। और ये कहां कहां के पीए रहे हैं, ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये एक तो पीए रहा है ध्यान रखना मेवाड़ का, और उसके बाद ये पीए रहा है हाड़ौती का। तो हाड़ौती यानी कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, तो हाड़ौती और मेवाड़ यहां का ये पॉलिटिकल एजेंट भी रहा है। अब 7 नंबर यदि आपसे पूछे, इनके गुरु का नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक गुरु को समर्पित की थी, और गुरु का नाम है जैन यति ज्ञानचंद्र। जैन यति ज्ञानचंद्र, और इन्हीं को समर्पित क्या की थी बताओ, इन्हीं को समर्पित इनकी पुस्तक है ध्यान रखना, कब वाली, 1829 में जो पुस्तक लिखी गई थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी गई थी, वो इन्होंने गुरु को समर्पित की है। तो फिर देख लो कौन से पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट रहे, एक ये निवासी, एक ये जन्म बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में आगमन, राजस्थान में आगमन, राजस्थान में इन्हें उपाधि, राजस्थान में इन्हें पद बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं के गुरु का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन्हें जैन यति ज्ञानचंद्र गुरु, और गुरु को समर्पित 1829 में इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली पुस्तक। इसके अलावा यदि हमें पूछे तो ये तो था, हमने देख लिया ब्रिटिश काल के दौरान, कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान के लिए किस किस व्यक्तित्व ने काम किया है, और राजस्थान के लिए किस किस व्यक्तित्व ने क्या क्या नाम दिया है। अब हमारा पांचवा और लास्ट पॉइंट देखें, वो है स्वतंत्रता के समय, कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग और किस प्रकार विधिवत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही स्वतंत्रता आई है, हमने देख लिया हमें यहां क्या पढ़ना है, संवैधानिक पॉइंट पढ़ना है, हमें यहां संवैधानिक तथ्य पढ़ना है, इस बात पर ध्यान देना आप। हमें यहां पर संवैधानिक पॉइंट पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां आप इस बात पर ध्यान देना कि स्वतंत्रता के समय धीरे धीरे राजस्थान की कैसे प्रोग्रेस हुई, और राजस्थान राजस्थान के रूप में कैसे मान्यता प्राप्त कर चुका, बस वही हम पढ़ेंगे संवैधानिक तथ्यों में। जरूर ध्यान रखना, ये थोड़ा गहरा जरूर होगा। संवैधानिक पॉइंट में हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट है 1 नंबर, कि भारत आजाद हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आजाद हुआ संवैधानिक पॉइंट शुरू। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि पूर्णतः या पूर्णतः आजादी मिली, ये पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है आपके पास में, पूर्णतः आजादी मिली। फिर 3 नंबर कि आजादी के बाद क्या कार्य हुआ था, तो ध्यान रखना आजादी के बाद, आजादी के पश्चात भारत में
राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यों का क्या किया गया था? राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, इस बात पर ध्यान देना। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इससे पहले भारत आजाद हुआ बराबर 1947 के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट। और भारत को या पूर्ण आजादी मिली 1961 के अंदर, ध्यान रखना। और आजादी के पश्चात कौन सा कार्य हुआ? तो राज्य पुनर्गठन का कार्य हुआ। और इसी राज्य पुनर्गठन के लिए क्या बनाया गया था? वो बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, इस बात पर ध्यान देना। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1953 में बना था। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो बना था, उसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य जो था वो इंपॉर्टेंट था। इसका कार्य था भारत का एकीकरण करना, भारत का एकीकरण करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आजादी से पूर्व यदि अपने थोड़ी लोकेशन देखें तो भारत में जो अंतिम राज था, वो अंतिम राज किनका था? वो था ब्रिटिश सरकार का। ध्यान रखना, ये ब्रिटिश सरकार का राज था। जो भारत में अंतिम राज था अंग्रेजों का। और फिर यह है कि अंग्रेजों का जब राज था, उस समय जो भारत है वो क्या हुआ था? बंटा हुआ था। यानी छोटी बड़ी रियासतों पर राजाओं का क्या था? दबदबा, राजाओं का अधिकार था छोटी बड़ी रियासतों पर। और राज्य पुनर्गठन आयोग का काम यही था कि एक तो ब्रिटिश सरकार वह एक राजाओं की रियासतों को, राजाओं के राज को, ब्रिटिश सरकार के राज को एक कर एकीकरण करना, एक कर एकीकरण करना, बस यही राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था। ध्यान रखना, आजाद अंतिम जो भारत में राज हुआ है वो ब्रिटिश राज हुआ है। और जो ब्रिटिश राज हुआ था उस समय भारत बंटा हुआ था और छोटी बड़ी रियासतों पर राजाओं का दबदबा था, राजाओं का राज था। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था कि ब्रिटिश राज और राजाओं के राज को एक करना और एकीकरण करना। इसका कार्य ये लिख दिया हमने कि इसका कार्य था राजाओं के एकीकरण को एक कर और क्या करना था? एकीकरण करना था। और इसने भारत का एकीकरण कितने चरणों में किया? तो इसने भारत का जो एकीकरण है वो एकीकरण इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का एकीकरण 4 चरणों में किया था। यहां चरण ध्यान रखना, आपसे यहां पूछेगा कि राजस्थान कौन से चरण में था, राजस्थान में कितने चरण थे और कैसे इसको विधिवत से अपने को इसको करना होगा वहां सोल्व। तो यहां ध्यान रखना, कार्य ये इंपॉर्टेंट है इसके बहुत। और यहां ये फिर इंपॉर्टेंट है कि भारत का एकीकरण 4 चरणों में हुआ था। कैसे हुआ, कैसे नहीं, राजस्थान को किस में रखा गया था, तो यही अपने को देखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने हमारे भारत का क्या कर दिया? भारत का एकीकरण किया था। और वही एकीकरण हमें देखना है कि उसके लिए चरण कितने थे? 4। एच श्रेणी थी, इसके अलावा चरण में बी श्रेणी थी, इसके अलावा चरण में सी श्रेणी थी, और इसके अलावा चरण में ध्यान रखना डी श्रेणी थी। अब हमें पता चलेगा हमने संवैधानिक क्यों पढ़ा, राजस्थान यहीं आएगा। पहला जो पॉइंट हमारे पास में है, कौन सी श्रेणी? ए श्रेणी, इसके बारे में सुन लो। फिर हमारे पास में बी श्रेणी इंपॉर्टेंट रहेगी, और फिर सी श्रेणी इंपॉर्टेंट, और फिर डी श्रेणी इंपॉर्टेंट। ए श्रेणी में क्या था क्या नहीं था? तो ध्यान रखना, भारत के वे राज्य, भारत के वे राज्य जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार में लिया, अधिकार में
लिया, बस उन्हीं को आप क्या नाम दोगे, उन्हीं को नाम दोगे ए श्रेणी के राज्य। ध्यान रखना यहां ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर बी में क्या था, बी का मतलब है बड़ी, लेकिन आपको याद रखना है कि यहां छोटी छोटी जो रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर, यहां छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर मिलाकर एक बड़ी रियासत का निर्माण हुआ था, एक बड़ी इकाई का निर्माण हुआ था। यहां ध्यान रखना बड़ी इकाई का निर्माण किया गया था, यहां ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी रियासत, या बड़ी रियासत की जगह आप उपयोग में ले लो, एक बड़े इकाई का निर्माण किया गया था। यहां देखिए, यहां अंग्रेजों का, यहां अंग्रेजों का चीफ सीफ होता था, सीफ और चीफ और सीफ होता था, यानी अंग्रेजों का क्या होता था, हेड क्वार्टर्स होता था। इस बात पर ध्यान देना, यहां पर अंग्रेजों का हेड क्वार्टर था जो सी श्रेणी में रखे, और बी श्रेणी में वही रखे जो छोटी छोटी रियासतें मिलकर क्या बन गई थी, एक बड़ी इकाई बन गई थी। ए श्रेणी में इन्होंने कौन से रखे थे, जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार में लिया। और डी श्रेणी में इन्होंने कौन से रखे, एक नंबर ध्यान रखना, अंग्रेजों से या ब्रिटिश काल से अर्जित प्रदेश इसमें आए थे। इससे के अलावा यदि पूछे तो अंडमान निकोबार इसमें आए थे। कौन सा आ गया था, अंडमान इसमें आ गया था। अंडमान के अलावा 3 नंबर पॉइंट ध्यान रखना, जिनकी क्या थी, जिनकी जनसंख्या जो है वो लो थी, यानी बहुत कम थी, डाउन थी, उसको इसमें रखा गया था। और 3 नंबर शर्त थी, 4 नंबर शर्त थी कि क्षेत्रफल, और जिनका क्षेत्रफल बताओ क्या था, डाउन था, उनको इसमें रखा गया था। और इसके अलावा यहां ध्यान रखना, सीधी सी बात है कि यूनियन टेरिटरी यहां पर आई थी, यानी केंद्र शासित प्रदेश इसी में आए थे। कौन से प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश। हम सब पढ़ेंगे आगे कि क्या होता है यूनियन टेरिटरी, यानी क्या होती है केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां ध्यान करो, दोबारा फिर इसको देख लो। पहले में जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि भारत के वे राज्य जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे पहले अधिकार में लिया हो, जीता हो, उन्हें ए श्रेणी में, ये बड़े बड़े थे। ध्यान रखना, भारत के वे राज्य या भारत के बड़े बड़े राज्य भी आप कह सकते हो, भारत के बड़े बड़े राज्य या भारत के वे राज्य कह सकते हो। फिर यहां छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई का गठन किया गया था, वो बी श्रेणी में। यहां अंग्रेजों का चीफ सीफ था, हेड क्वार्टर था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अर्जित प्रदेश अंडमान निकोबार वाला, जनसंख्या जिसकी डाउन हो, क्षेत्रफल जिसका डाउन हो, और यूनियन टेरिटरी वाला क्षेत्र जो था वो डी श्रेणी में रखा गया। अब इसमें इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा अपना स्वयं का एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उस प्रतिनिधि यानी एक पद नियुक्त किया था, उसका नाम है प्रतिनिधि। और वो प्रतिनिधि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने ए श्रेणी के अंदर अपना प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया था, तो यहां नियुक्त किया था, ध्यान रखना, गवर्नर को। अब आप गवर्नर खूब पढ़ते हो, आप यहां ध्यान रखना, भारत के बड़े बड़े जो राज्य थे उनमें कहीं ना कहीं गवर्नर का पद था। इसके बाद हमारे पास में जो पॉइंट रहेगा वो यहां ये रहेगा, इस वाले प्रदेश में, यानी जो हमारी कौन सी श्रेणी थी, जो हमारी बी श्रेणी थी, इस बी श्रेणी के अंदर जो अंग्रेजों ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था, वो प्रतिनिधि कौन सा था, तो वो यहां फिर इंपॉर्टेंट एक प्रतिनिधि आता है, वो होते थे राज प्रमुख। यहां ध्यान रखना, यहां प्रतिनिधि के रूप में कौन से पद होते थे, राज प्रमुख के पद होते थे। और यदि अपने से पूछे कि यहां पर कौन से पद होते थे, यहां यानी सी श्रेणी में जो पद होते थे जिनका अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, उसका नाम आप जानते हो, ए, जी और जी, एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद होते थे। और ये तो आपको पता ही, हमने ब्रिटिश सरकार से अर्जित प्रदेश लिए हैं, जैसे अंडमान है, जनसंख्या जिनकी डाउन हो,
क्षेत्रफल जिनका डाउन हो। यूनियन टेरिटरी जो है वो डी श्रेणी के अंदर आती है, ये ध्यान रखना। अब हमारे पास में जो लास्ट पॉइंट इधर वाले में बन रहा है, वो लास्ट पॉइंट बन रहा है कि इसमें कौन कौन से भारत के प्रदेश थे, कौन कौन से भारत के बड़े राज्य थे। तो ध्यान रखना, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद एम और उसके बाद एस, यानी ए बी सी एम एस ए श्रेणी के अंदर आते हैं। ए में अवध आएगा, अवध जो कि यूपी के अंदर आता है, इसमें आ गया अवध। और बी में ध्यान रखना, बी फॉर बंगाल, बंगाल तो वही है जहां कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम आया था। और सी में ध्यान रखना, सी में है झांसी, सी में कौन सा प्रदेश आएगा, झांसी वाला आएगा जो यूपी के अंदर स्थित है। और एम का अर्थ ध्यान रखना, इसमें आएगा मद्रास जो टीएन के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। और इसके अलावा एस पर आएगा सतारा, सतारा भी इसी में था, ध्यान रखना, जो कि एम एच में आता है, यानी महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो कितने पॉइंट हो गए, एक तो अवध इसमें आता था, बड़ी बड़ी रियासतों में अवध आ गया, यानी अपने राजस्थान का सीधी सी बात है कि ए श्रेणी में कहीं पर भी स्थान नहीं था। अब यहां पर है बी श्रेणी, तो बी श्रेणी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां देख लो, बी श्रेणी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां पर छोटी छोटी रियासतें, तो राजस्थान का नाम यही आएगा क्योंकि राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित मिलकर एक बड़ी इकाई बनी थी जिसका नाम क्या था, राजस्थान। तो अब ध्यान रखना, राजस्थान जो था वो बी श्रेणी का राजस्थान, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, इस पर ध्यान देना। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान यहां पर बी श्रेणी का राज्य था, यह भी ध्यान रखना। अब सी श्रेणी वाली बातें मैं इधर बता दूं कि सी श्रेणी में कौन से थे, ए था, बी था, सी था और डी था, सी, ए बी सी डी थे। ए फॉर सी श्रेणी में अजमेर जहां चीफ सीफ था। और इसके अलावा बी श्रेणी में ध्यान रखना बलूचिस्तान था जो पाकिस्तान में है। और सी में कुर्ग था जो कर्नाटक में। और डी में दिल्ली था, इस बात पर ध्यान देना। दोबारा इसको देख लें, ए पर अजमेर, बी पर बलूचिस्तान, सी पर कुर्ग और डी पर दिल्ली। कुर्ग कर्नाटक में है, इस पर ध्यान देना। बलूचिस्तान पाक में है और अजमेर राजस्थान के अंदर सी श्रेणी के तहत आता था। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। यदि आपसे पूछे राजस्थान में कुल कितनी श्रेणियां थी, तो राजस्थान में कुल कितनी श्रेणी थी, कितनी श्रेणी थी, तब आप करोगे 2 श्रेणी थी। एक तो कौन सी, बी श्रेणी, और एक कौन सी, सी श्रेणी। क्योंकि अजमेर में 1857 की क्रांति से के समय हमने देखा था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के नाम से वहां पर मौजूद थे। और ये जो डी श्रेणी वाला है, इनको बस आप ध्यान रखना कि इस प्रदेश में हमारे पास में राजस्थान ढूंढना था। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य, और राजस्थान में कुल कितनी श्रेणियां थी, तो राजस्थान में कुल 2 श्रेणियां थी। एक तो कौन सी श्रेणी, बी, और एक कौन सी श्रेणी, सी श्रेणी। अब यहां देखिए, यहां हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि राजस्थान स्वतंत्रता के समय या राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान किस श्रेणी में रखोगे, तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। उसके बाद पॉइंट है कि राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी, तो राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी, दोनों प्रश्नों के अलग आंसर होंगे। कितनी श्रेणियां थी, तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, ध्यान रखना। और राजस्थान में कुल कितनी श्रेणियां थी, 2, एक तो बी श्रेणी और एक ध्यान रखना सी श्रेणी।
किस प्रकार बी और सी श्रेणी थी, तो यहां देखें इस मानचित्र में, इस मानचित्र के अंदर हमारे पास में यहां मिलेगी एक डिस्ट्रिक्ट, यहां मिलेगी एक आकृति जिसका आकृति है त्रिभुजाकार। ये रही त्रिभुजाकार हमारी यहां आकृति दी। इस आकृति को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राजस्थान जो है वो बी श्रेणी में काउंट होगा, ध्यान रखना। और ये जो है ये है हमारा अजमेर डिस्ट्रिक्ट। अजमेर सी श्रेणी में था, यहां ध्यान रखना। अजमेर को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ये जो राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? बी को छोड़ दिया जाए तो ये अपने अजमेर को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण राजस्थान हमारा, ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? तो अजमेर को छोड़ के, ए को छोड़ के, यहां क्या, ए को यदि छोड़ दिया जाए तो यहां हमारे, यहां अजमेर जो है वो सी श्रेणी का है। और संपूर्ण ये अजमेर के अलावा अजमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान सी, अजमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान बी श्रेणी में था। अब देखो, यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी, राजस्थान में 2 श्रेणियां थी, एक तो बी थी और एक कौन सी थी? सी थी। राजस्थान किस श्रेणी का था? तो ध्यान रखना बी श्रेणी का था। क्यों था? क्योंकि बी श्रेणी में छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई का निर्माण हुआ था, बी फॉर बड़ी इकाई। और राजस्थान में आपको पता ही है कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने और एक चीफ सिप मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था, इसीलिए राजस्थान बी श्रेणी में था। अजमेर सी श्रेणी में था, यह भी ध्यान रखना, राजस्थान का कौन सा जिला सी श्रेणी का राज्य था। और अजमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान भी बी श्रेणी का था। अब प्रश्न पर ध्यान करना है कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। देख लो आज हमने कौन सा पॉइंट रिवाइज किया है। तो सबसे पहले हमने आज देखा है कि जो हमारे पास में पौराणिक तथ्य थे उनको अपने पढ़ लिया 1 नंबर पॉइंट में। 2 नंबर में राजस्थान शब्द के प्राचीन उल्लेख देख लिए, राजस्थान के ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख दे दिए और ब्रिटिश काल में राजस्थान का वर्णन आज देख रहे थे। ये रहा हमारे पास में ब्रिटिश काल, ये रे जॉर्ज थॉमस जिन्होंने राजपुताना शब्द दिया, ये रे कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान को 3 शब्द दिए थे, रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान, जबकि राजपुताना किसने कहा था? थॉमस ने कहा था। उसके बाद हमने थॉमस का परिचय किया था कि थॉमस 1 में ध्यान रखना निवासी आयरलैंड के थे, बी में ध्यान रखना राजस्थान प्रवेश शेखावाटी 1758 और सी में राजस्थान में भ्रमण इसका जो है वो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। और 4 में ध्यान रखना इनकी मृत्यु का संबंध बीकानेर से है। और 5 इंपोर्टेंट ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में यहां ध्यान रखना राजपूती रियासतों को देखकर इन्होंने राजपुताना शब्द प्रयोग में लिया था। और कब किया कहा था राजपुताना? इन्होंने कहा था 1800 के अंदर। फिर राजपुताना शब्द के लिखित प्रमाण 1805 में, पुस्तक का नाम ध्यान रखना मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नाम की पुस्तक। और इस पुस्तक के राइटर ध्यान रखना विलियम फ्रैंकलिन रहेंगे और इस पुस्तक के प्रकाशनकर्ता ध्यान रखना लॉर्ड वेलेस्ली रहेंगे। अब हमने पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड, शब्द कितने दिए थे? 3, एक रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान। रजवाड़ा, रायथान, राजस्थान, राजाओं का आवास। इन तीनों शब्दों का अर्थ राजाओं के आवास से लिया गया है। अब हमारे पास में है कि इन तीनों शब्दों का उल्लेख जो है
वो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में मिलता है। अब इस पुस्तक का विवरण एक में देखिए, माध्यम इसका अंग्रेजी था। बी में देखिए प्रकाशन इसका कहां से हुआ था, लंदन से हुआ था। और सी में कब लिखी गई थी पुस्तक, 1829 में। प्रकाशनकर्ता कौन थे, जेम्स क्रुक थे। और इसके डिवाइडों में कितनी बंटी थी ये पुस्तक, 2 भागों में डिवाइड हुई थी ये पुस्तक। 1829 में पहला पार्ट आया और 1832 के अंदर इसका सेकंड पार्ट आया। इस पुस्तक का अंग्रेजी नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में वर्णन क्या है, राजपुतानों का भौगोलिक वर्णन, वंशावली और मेवाड़ का इतिहास। सबसे पहले ये मांडलगढ़ मेवाड़ में ही तो आए थे। सबसे पहला इसका प्रवेश जो है 1806 में राजस्थान आए थे, मेवाड़ आए थे, इसीलिए मेवाड़ का इन्होंने सबसे पहले लिखा है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि मेवाड़ के एक राजा थे जिनका नाम था भीम सिंह जी। क्या नाम था, भीम सिंह जी था। और इन्होंने 1818 के अंदर EIC से, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि की थी वह कर्नल जेम्स टोड के कहने पर की थी। और ये इतने भक्त थे कर्नल जेम्स टोड के कि अजमेर में एक क्षेत्र पड़ता है बोरासवाड़ा, और इसी बोरासवाड़ा का नाम बदलकर टोडगढ़ कर दिया था, जो आज भी अपने पढ़ते हैं कि बोरासवाड़ा अजमेर वाला जो प्रांत है उसे आज टोडगढ़ कहते हैं। तो भीमगढ़ ये सबसे पहले मेवाड़ में आए थे और भीम सिंह जी इतने इनके अनन्य भक्त थे, ध्यान रखना। इसके अलावा 1832 में इसका सेकंड जो पार्ट आया था उसमें मारवाड़ का इतिहास, जैसलमेर का इतिहास, जालोर का इतिहास और अजमेर का इतिहास उसमें मिलता है। और इसी पुस्तक में 3 प्रकार की व्यवस्था इंपॉर्टेंट थी, एक सामंतवादी, जमींदारी और जागीरदारी। दूसरी पुस्तक जो इनकी थी, सेकंड पुस्तक जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब उसका नाम था पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत की यात्रा, जिनका अंग्रेजी नेम जो है वो ध्यान रखना, अंग्रेजी नेम द एनाल्स एंड द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत की यात्रा यानी द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1839 को हुआ था। और इस पुस्तक टोडगढ़ की मृत्यु के बाद इसका प्रकाशन हुआ था। इसके प्रकाशनकर्ता, ध्यान रखना, इन्हीं की पत्नी जूलिया कल्टरबक थी, जिन्होंने द ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया था। इसमें कितने वर्णन मिलते हैं, 4 बड़े वर्णन है। एक तो राजपूती परंपरा, एक आदिवासियों का जीवन, एक अंधविश्वास और एक मूर्तियों के बारे में। ये इनके वर्णन इंपॉर्टेंट है। पुस्तक इंपोर्टेंट एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का माध्यम आप पहले भी देख के आए हो, अंग्रेजी। इस पुस्तक का अनुवाद अब देखें। सबसे पहले हिंदी अनुवाद 1907 से 1909 तक प्रथम बार अनुवाद किया था बलदेव प्रसाद मिश्र ने। इसका सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य जो अनुवाद हिंदी किया था वो किया था गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। इसे राजस्थान का विश्लेषक कहा गया है और इनका जन्म जो है वो रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर हुआ था। अब हमारे पास जनरल कर्नल जेम्स टोड का सामान्य सा परिचय है और सामान्य से परिचय को हमें जरूर याद रखना है। निवासी कहां से थे, इंग्लैंड से थे। मृत्यु 18, इनका जन्म, पहले जन्म 1882 इंग्लैंड में। और भारत में सर्वप्रथम कब आए थे, 1798 और 99 में बंगाल आए थे। इनकी यदि आपसे पूछे ना कि मृत्यु कब हुई थी तो भी ध्यान रखना 1835 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में 1806 में मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अपने आप में ही बताओ कहां है, मेवाड़ में है। तो इनका सबसे पहले प्रवेश मेवाड़ में हुआ था। राजस्थान में इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी, 1813 में कर्नल की उपाधि। और राजस्थान में इन्हें कौन सा पद दिया गया था, 1817 में PA पॉलिटिकल एजेंट का। ये मेवाड़ और हाड़ौती के PA भी रह चुके हैं। फिर हमने पढ़ा स्वतंत्रता के समय यानी संवैधानिक तथ्य क्या है। तो भारत आजाद 1947 को, भारत पूर्ण आजाद 1961 और आजादी के पश्चात भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जो 1953 को बना था।
जिसका कार्य ध्यान रखना, राज्य कार्य था भारत का एकीकरण करना। क्यों? क्योंकि भारत में अंतिम जो राज था जो ब्रिटिश राज था, और ब्रिटिश राज के समय भारत बंटा हुआ था। भारत में राजाओं का राज अधिक था रियासतों पर, छोटी बड़ी रियासतों पर, और भारत में ब्रिटिश राज और राजाओं के राज को एक करने के लिए कहीं ना कहीं एकीकरण करना जरूरी था। इसीलिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत का एकीकरण 4 चरणों में किया था। वो 4 चरण देखिए कौन से हैं। तो भारत में कुल कितने, यहां देखिए भारत का एकीकरण बराबर 4 चरण, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। ए श्रेणी में भारत के वे बड़े बड़े राज्य थे जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे पहले जीत लिया था, और बी में यहां पर छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनी थी, और डी में यहां अंग्रेजों का चीफ सीफ या अंग्रेजों का हेड क्वार्टर्स था, और डी में अर्जित प्रदेश, अंडमान, जनसंख्या डाउन, क्षेत्रफल का डाउन और यूनियन टेरिटरी का होना, उन्हें डी श्रेणी में रखा गया था। ए श्रेणी में प्रतिनिधि गवर्नर को बनाया गया था, और बी श्रेणी में प्रतिनिधि राज प्रमुख को बनाया गया था, और सी श्रेणी में प्रतिनिधि, जरूर ध्यान रखना, एजीजी को बनाया गया था। ये प्रतिनिधि वाले पॉइंट आप ध्यान रखना। और इसमें ए श्रेणी में ए बी सी एम एस, ए बी सी एम एस प्रथम श्रेणी में अवध वाला राज्य आता है जो यूपी में है, बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, झांसी जो यूपी वाली, मद्रास तमिलनाडु वाली, और सतारा एमएच महाराष्ट्र वाली इसमें शामिल थी। और बी श्रेणी के अंदर यदि बात करें तो बी श्रेणी के अंदर आपको पता है कि राजस्थान 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहां लिखा हुआ है कि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनी थी, वो थी राजस्थान। छोटी छोटी रियासतें 19 और राजस्थान, इसीलिए 20 श्रेणी का राज्य है, ध्यान रखना। उसके बाद सी श्रेणी में क्या था, यहां अंग्रेजों का चीफ सीफ या अंग्रेजों का हेडक्वार्टर्स था, और यहां जो प्रांत थे वो इधर लिखे हुए हैं, यहां देखो, ए बी सी डी, ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान का अजमेर जिला जो था वो सी श्रेणी का राज्य, सी श्रेणी के राज्यों में आता था। और डी आप जानते ही हो, यहां ये लिखा हुआ है राजस्थान में कुल कितनी श्रेणियां थी? 2 थी, एक बी थी और एक सी थी। बी में तो संपूर्ण राजस्थान था, जबकि सी में अजमेर था। अब देखो कि राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी? 2, एक बी और एक सी। अब इस मानचित्र में देखें कि ये अजमेर जो है, अजमेर सी श्रेणी का है, जबकि अजमेर को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान बी श्रेणी में आता है। चाहे कोई सा भी आपसे जिला दे दे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और अधिक से अधिक क्लास को शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।